नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 1000 MCQ का ये आपका आज सेकंड क्लास है। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है भाई तो जरूर से पहले क्लास को पहले आप देखिएगा। आपको लिंक इसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप जब पहला क्लास को देखेंगे तो मैंने यहाँ कहा 1000 MCQ, तो ये आपका 1000 नहीं, ये 4 से 5000 MCQ आपका कवर होगा, पूरा साइंस रिवीजन विथ कंसेप्ट। इसीलिए पहला क्लास आप देखिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहला क्लास देखिएगा। बाकी इसके बाद आज हम लोग सेकेंड क्लास में छठे सवाल से आ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बिना देर के हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि 1000 MCQ PYQ, वो चाहे रेलवे के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे बीपीएससी के हो, चाहे जेपीएससी के हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे एक्सेट्रा कोई भी एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है आपके। तो चलिए एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे। कल का हमने 5 तक हमने चीजें खत्म की है, आज छठे सवाल से स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पेड क्वेश्चन है, बहुत 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 आपके हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 1 कैलोरी जो होते हैं किसके बराबर होती है। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, या अप्रॉक्स में इसको हम लोग लिख देते हैं 4.2 जूल, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.2 जूल। अब आइए इसका क्वेश्चन पे, यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन में देखिए, कैलोरी यहाँ पे आपको लिखा हुआ, कैलोरी क्या है आपका, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। कैलोरी जो है आपका एक सीजीएस यूनिट है। ये सीजीएस यूनिट किसकी है, तो आपको बोलना होगा हीट का, यानी कि ऊष्मा का। और अगर आपको ऊष्मा का एसआई यूनिट आपसे अगर पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप उसे कहेंगे ऊष्मा का एसआई यूनिट होता है जूल। ये 2 क्वेश्चन नहीं, यहां से तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। पहला क्वेश्चन तो यहां से बन गया कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल, 4.2 जूल है सर। यहां तक चीजें क्लियर है सर। फिर मैंने अगर आपसे पूछना है कि हीट का सीजीएस यूनिट बताइए तो क्या बताएंगे सर, कैलोरी। अगर मैं आपसे पूछ लूं हीट का एसआई यूनिट बताइए तो क्या बताएंगे सर, जूल। यानी कि 3 सवाल, पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल कैलोरी हो गया, तीसरा सवाल जूल हो गया। अब चौथे सवाल पाइए, देखिए एक सवाल आपको यहां से भी पूछता है ऊष्मा का संचरण यानी कि हीट ट्रांसफर। इसको समझिएगा, हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू क्या होता है, हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू होता है कि जो हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो फ्लो हुई है, उसको फ्लो होने में, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में, ठीक है ना, जो समय लगा है उसे ही हम कहते हैं हीट ट्रांसफर। यानी कि यहां से, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी में जो हीट का जो ट्रांसफर हुआ है, इस हीट को यहां से यहां आने में, ट्रेवल करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर। इसे हिंदी में कहते हैं ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा संचरण, यानी कि ऊष्मा के प्रवाह को ही हम लोग कहते हैं हीट ट्रांसफर। तो क्या होगा, हीट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में जो समय लगा है उसे हम कहते हैं हीट ट्रांसफर। तो हीट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, और समय का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हीट ट्रांसफर का ऐसा यूनिट बताइए। तो देखिए भाई, हीट ट्रांसफर का ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप, जूल पर सेकेंड। तो 3 चीज आपको क्लियर याद रखना है, पहला चीज, दूसरा चीज और तीसरा चीज हीट से, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए हीट का सीजीएस यूनिट बताइए तो आप क्या बताइएगा सर, कैलोरी होगा, ठीक है ना, क्या होगा, कैलोरी होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर कि एसआई यूनिट बताइए तो आप क्या बताइएगा सर, ये जूल बताइएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए हीट ट्रांसफर का एसआई यूनिट क्या होगा, तो हीट ट्रांसफर का एसआई यूनिट मैंने क्या बताया, जूल पर सेकेंड बताया। और इसके साथ मैंने क्या बताया आपको कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल या 4.18 जूल होता है। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए भाई, ये मैंने कहा ना कि 1000 MCQ अगर आप में से सारे स्टूडेंट अगर अच्छे से कर लिए तो आपका साइंस का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। ये भाई पूरा अनुभव के साथ मैं आपको कह रहा हूं, पूरा अनुभव इसमें मैं आपको डाल करके दूंगा भी, और फुल एनालिसिस मेरी मेहनत है इसमें, सारे क्वेश्चन सारे को कलेक्ट करना। लेकिन भाई आपका सपोर्ट चाहिए इसमें। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, ये सपोर्ट है आपका। दूसरा, आप शेयर करते हैं, ये भी आपका सपोर्ट है। तीसरा, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं वीडियो को देखने के बाद, तो यही आपका सपोर्ट होगा। तो इस सपोर्ट में कोई फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है ना, नैतिकता होगी ये आपकी। बाकी आपको ये चीज अगर चाहिए कंटिन्यू करना तो सपोर्ट तो करना चाहिए आपको भी। 4.2 जूल, 6 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, ये आपका देखिए भाई, सुनिए, 7वें क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या ही बताइए। ये आपके ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। अब ये ग्रुप डी में एक बार नहीं पूछा है, कई शिफ्टों में ये आपके पूछे गए। डेट मुझे याद नहीं है, कई शिफ्टों में ये पूछे गए।
इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहां न्यूमेरिकल बनते हैं। तो चलिए, हीट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, बड़े शानदार वे में आप इसको बना भी लेंगे जो मेरे से अच्छे से पढ़ लिए या कहीं से भी आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 100 कैलोरी ऑफ द थर्मल एनर्जी इज सप्लाइड टू 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस देन द रिजल्टिंग वाटर टेम्परेचर विल बी। बोला गया है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को अगर आप 100 कैलोरी ताप, समझ गए ना, ताप यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कि हीट दिए हैं कितना, 100 कैलोरी। तो अगर आप 100 कैलोरी ताप ऊर्जा प्रदान की जाए तो परिमाणित जल का तापक्रम बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन आपको ये बताया, बोला गया है कि 1 ग्राम बर्फ है, ये आपको मैंने बर्फ ले लिया है 1 ग्राम का, ठीक है, 1 ग्राम का ये बर्फ है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर बोला गया है सर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखिए यहां लिखा गया 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को अब क्या किया गया, 100 कैलोरी हीट दिया गया। इसको कितना हीट दिया गया है, 100 कैलोरी। तो इसको हीट जब दिया तो भाई बर्फ सिंपल सी बात है पिघलेगा, पिघल के क्या बन जाएगा, पानी। तो आपको वही पूछा है कि सर 100 कैलोरी ताप ऊर्जा प्रदान की जाए तो परिमाणित जो जल है यानी कि ये जो जल बना है इसका टेम्परेचर बताइए। क्वेश्चन समझ गए अब आप, ठीक है सर। अब क्वेश्चन समझ गए तो क्या इतना आसान है ये, हाँ सर इतना ही आसान है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है किस किस चीज के बारे में, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए लेटेंट हीट के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेटेंट हीट में क्या होता है, याद करिए सर मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया था, लेटेंट हीट ये वो ऊष्मा है, ये गुप्त ऊष्मा है। ये गुप्त मैंने क्यों बताया था नाम, ये गुप्त हो जाता है, ये छुप करके ऊष्मा दी जाती है जिसको आपका जो टेम्परेचर स्केल है वो मेजरमेंट नहीं कर पाता है। इसलिए आप हीट देते जाते हैं लेकिन ये टेम्परेचर स्केल मेजरमेंट नहीं करता है, इसलिए ये रीडिंग शो ही नहीं कर पाता है। लेकिन इस ऊष्मा का आखिर यूज कहाँ होता है, तो स्टेट चेंज करने में, अवस्था को चेंज करने में। याद आ रहा है जैसे कैसे, तो समझिएगा। ये आपके पास बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। इस टेम्परेचर को मैं ऊपर लिख दूं ताकि अच्छे से समझा सकूं। ये बर्फ है मेरे भाई, ये बर्फ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या किया गया है, हीट सप्लाई किया गया, ठीक है ना, हीट सप्लाई किया गया। अब ये कौन सा हीट है, तो मैं इसे कह रहा हूं ये आपका लेटेंट हीट है। यानी कौन सा हीट है, ये आपका गुप्त ऊष्मा है। नाम देख रहे हैं ना, गुप्त ऊष्मा, यानी कि छुप करके ये ऊष्मा जा रही है आपके बर्फ के पास। अब ये छुप करके क्यों बोला गया ना, कि अब आप अपने पास एक स्केल लाइएगा, ठीक है ना। अब स्केल यहां पर लगाइए इस बर्फ में, तो भाई अभी बर्फ में कितना, ये स्केल में कितना टेम्परेचर आपको दिखाएगा, तो सिंपल सी बात है सर, ये क्या पूछ लिया, बर्फ में अभी आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, यस सर। लेकिन आप जैसे ही लेटेंट हीट सप्लाई किए तो भी अभी तो स्केल को क्या दिखाना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि आप हीट दे रहे हैं। लेकिन ये स्केल 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये लेटेंट हीट है। ये जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला ये जो आपके पास स्केल है ना, इससे छुप जाती है। और छुप करके क्या करती है, ये जो बर्फ है ये कौन सा स्टेट में है, तो ये सॉलिड स्टेट में है। इसके स्टेट को चेंज करने में लग जाता है ये लेटेंट हीट, और इसको क्या कर देगा, इसके स्टेट को चेंज कर देगा, क्या चीज में बदल देगा, तो इसको पानी में बदल देगा। अब देखिए इसका स्टेट चेंज हो गया पानी में, लेकिन इसका टेम्परेचर अगर आप देखेंगे ना, इस टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर स्केल में, जब इस टेम्परेचर स्केल को इस पानी में डालेंगे तो भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेटेंट हीट टेम्परेचर क्या करेगा, ये लेटेंट हीट जो है टेम्परेचर स्केल इसको मेजरमेंट ही नहीं कर पाया, इससे छुप जाता है। और ये उसमें किस में लग जाता है, इसके स्टेट को चेंज करने में लग जाता है। स्टेट को चेंज करने का मतलब समझ में आ रहा ना, कि ये जो सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल सटे सटे थे, इस पार्टिकल के प्रॉपर्टीज को चेंज करने में ये लेटेंट हीट लग जाती है, और इसके पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी को अब चेंज कर दिया। देखिए इनके बीच मॉलिक्यूलर स्पेस आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो यही तो चेंज हो गया स्टेट। तो लेटेंट हीट ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया स्टेट को, सॉलिड से पानी में चेंज कर दिया, लेकिन टेम्परेचर एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा, अब इसके बाद भी अगर आप इस पानी में हीट देते जाएंगे तो अब क्या करेगा, ये टेम्परेचर स्केल 1 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, फिर और हीट दीजिएगा तो 2 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, फिर 3 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा।
तो ये कौन सा हीट हो गया, इसे हम नाम देंगे स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा क्या करेगा, टेम्परेचर बॉडी का चेंज करेगा, और लेटेंट हीट क्या करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए स्टेट में परिवर्तन कर देगा, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। समझ में आया मेरे भाई? चलिए, होप सो समझ में आ गया है, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको एमसीक्यू में करवाया हूं। सोचिए क्लास में कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं, क्योंकि अब आपका बेस मैंने बना दिया। मैंने कहा ना भाई, ये वो क्लास नहीं है 1 का भी, सी का भी, लाइव क्लास में पानी पीते हुए मजाक करते हुए, ना भाई नहीं, कभी मजाक करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत है, मेहनत करनी है हमें जीवन लाइफ टाइम, क्योंकि मेहनत में ही मजा है भाई। चलिए क्वेश्चन हो गया, अब आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, अब इस पे काम करते हैं। मेरे पास बर्फ है एक, चलिए मैंने एक बर्फ ले लिया है, ये आपका। अब ये बर्फ जो है, इसका मास आपको दे दिया गया है, कितना है, तो 1 ग्राम बर्फ है, ठीक है ना। कितना ग्राम बर्फ है मेरे भाई, तो 1 ग्राम बर्फ है। अच्छा, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो बर्फ है तो कितने डिग्री सेल्सियस, सिंपल सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस, या नेगेटिव होगा, -1, -2, -3, यही होगा, यही ना होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने इस बर्फ में क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। ये कौन सा हीट है, लेटेंट हीट होगा, क्योंकि ये हीट क्या करेगा, इस बर्फ को पानी में बदल दिया। तो मैं मान के चल रहा हूं ये आपका पानी में बदल गया है, ये हो गया आपका पानी में बदल गया है, यानी क्या चीज बन गया, ये सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। लेकिन टेम्परेचर अभी भी इस पानी का कितना होगा, इतना ही। देखिए बर्फ जब पिघलता है तो उससे पिघलने के बाद जो पानी होता है ना, वो पानी अभी भी उतना ही ठंडा लगता है जितना बर्फ का टेम्परेचर होता है, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी। तो याद रखिएगा, एट सेम टेम्परेचर पे 2 स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड, देखिए बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में है, पानी लिक्विड स्टेट में भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि यहां पे हमने कौन सा हीट सप्लाई किया, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट ने क्या किया, इसके स्टेट को चेंज कर दिया। लेटेंट हीट को फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था, Q = m × L, ठीक है ना। L कैपिटल में लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। L हो गया क्या, बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, यानी लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलेंगे बर्फ को इंग्लिश में भाई, स्नो बोलेंगे ना, यही बोलेंगे ना, बिल्कुल हाँ यही बोलेंगे। तो ये बर्फ की, अब ये भाई देखिए आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनर इसमें नहीं दिया, यानी कि आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि लेटेंट हीट, जो बर्फ की जो गलन की जो गुप्त उष्मा है ना, हिंदी में इसे बोलते हैं बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा, वो कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम। और m तो आपको पता है कितना बर्फ दिया गया है, 1 ग्राम आपको बर्फ दिया हुआ, ठीक है। अब इस पानी को आपने हीट सप्लाई किया, तो ये कौन सा हीट है, ये स्पेसिफिक हीट है। और यही स्पेसिफिक हीट अब इसका पानी का क्या करेगा, टेम्परेचर। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, यही आपसे पूछा है। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, mc∆T, ठीक है, mc∆। अब C क्या भाई, तो ये है आपका जल की विशिष्ट उष्मा, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और वे कितना होता है, ये मैंने आपको सब कुछ याद कराया है, 1 कैलोरी पर ग्राम। समझ में आया? तो ये आप फंडा समझ पा रहे हैं कि कैसे चीजें यहां पे चल रही। देखिए ये आपको समझना होगा, ये मैकेनिज्म को। सबसे पहले आपके पास जो बर्फ है ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है मेरे भाई। बर्फ जो है, ये आपका जो बर्फ दिख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहां मैंने 0 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है अदर एग्जामिनेशन में मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराया, नेगेटिव में ले जाकर के करेगा -4 से, तो आपको -4 से पहले 0 में आना होगा, फिर 0 से आपको स्टेट चेंज करना होगा, फिर वहां से टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। तो सबसे पहले आपको बर्फ जो था 0 डिग्री सेल्सियस में था, तो यहाँ काम आसान है, तो ये पहले अभी सॉलिड स्टेट में है। अब हमने लेटेंट हीट सप्लाई किया, यानी कि गुप्त उष्मा दिया, Q = m × L। ये क्या करेगा, स्टेट को चेंज करेगा, यानी कि बर्फ की गलन, यानी कि बर्फ को गलाएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है L फॉर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। समझ में आया? इसका मतलब, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप समझ पाए कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए, पानी में पिघलाने के लिए, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे का मैकेनिज्म हमने देखा कि ये जो बर्फ सॉलिड स्टेट में था, ये गुप्त उष्मा ने क्या किया, इसको स्टेट को चेंज कर दिया लिक्विड स्टेट में, यानी पानी में लाया। भाई टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, अभी भी आप स्केल को इस 1 ग्राम बर्फ में रखिएगा तो भी आपको 0 डिग्री शो करेगा, और इस पानी में भी रखेंगे तो अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस शो ही करेगा, क्योंकि लेटेंट हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। नाम है गुप्त, क्योंकि वो टेम्परेचर स्केल को क्या करता है, मूर्ख बना देता है, और गुप्त होकर के उसके स्टेट को चेंज कर देता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर।
अब इसके बाद फिर आप अपने टेम्परेचर को जब हीट को जब दिए जा रहे थे तो उस हीट का नाम हो जाता है स्पेसिफिक हीट, और ये स्पेसिफिक हीट क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा पानी का। तो वही पूछा है कि क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे कि परिमाणित जल का तापमान कितना है, ये पूछा है। तो इस टेम्परेचर को आपको फाइंड करना है, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। अब ये C क्या होता है, तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि ये पानी क्या है कि 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है ना, उसके लिए हमें, यानी कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में हमें 1 कैलोरी ऊष्मा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, समझ में आया इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि 1 ग्राम पानी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस करना है, तो कितना ऊष्मा देना होगा, 1 कैलोरी ऊष्मा देगा। ये पानी की, अब सबका अलग होगा, पानी का अलग है, नमक का मैंने बताया अलग है, बालू का मैंने बताया आपको अलग है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर है। यानी अब आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मैंने क्या बोल दिया था आपको, मैंने क्वेश्चन में ये बोला कि क्वेश्चन में जो गिवन है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम बर्फ को 100 कैलोरी, यानी कि टोटल हीट का वैल्यू आपको दे दिया गया है। टोटल कितना कैलोरी क्या है, सीजीएस यूनिट है किसका, हीट का, कितना दिया गया है, 100 कैलोरी, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और परिमाणित जल का तापमान हमें निकालना, यानी अब इसको हम आराम से बना पाएंगे। Q इक्वल्स टू क्या होगा, M इंटू L, ये कौन सा हीट हो गया, ये आपका लेटेंट हीट हो गया, प्लस साथ के साथ हम लोग कौन सा ऊष्मा दिए, देखिए एक हमने लेटेंट हीट दिए हैं और साथ के साथ हम लोग स्पेसिफिक हीट दिए, यानी कि Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। तो MC डेल्टा T, ठीक है। M क्या हो गया, मास हो गया, मास कितना है, 1 ग्राम है। तो चलिए M हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यानी ये बताइएगा, तो बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए एक एक करके बनाते हैं। M इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ बर्फ, यानी कि बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ बर्फ कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम। देखिए यहां मैंने आपको बताया भी है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो यहां मैंने लिखना है कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है, ये हो गया लेटेंट हीट, प्लस MC डेल्टा T, तो M कितना है, 1 ग्राम है, चलिए 1 ग्राम लिख लिए। C यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 1 कैलोरी पर ग्राम, ये भी हो गया 1 कैलोरी पर ग्राम, इंटू डेल्टा T। अब हमें यही तो निकालना है ना, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसको हमने लेटेंट हीट दिया और स्पेसिफिक हीट दिया, तो अब पानी का टेम्परेचर बताना है। और टोटल हीट हमने कितना दिया, 100 कैलोरी। यहां तक चीजें क्लियर है भाई, कितना हमने दिया है, 100 कैलोरी। तो चलिए कैलोरी यूनिट लेके चलेंगे ताकि कट्टम कुट्टिम करने में हमें मजा आएगा। 100 कैलोरी है भाई। चलिए अब यहाँ पे पहले हम लोग काटम कुटिम थोड़ा कर लेते हैं। देखिए ये ग्राम है, ये ग्राम कट जाएगा, ये ग्राम है, ये ग्राम कट जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको हम लोग यहाँ से हटा ले रहे हैं ताकि चीजें को और स्मूथ वे में हम लोग बना पाए इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आपके पास इधर है 100 कैलोरी, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 80 कैलोरी, ये रहा आपका 80 कैलोरी है ना जी। और इधर कितना बचेगा, 1 कैलोरी, ठीक है, प्लस 1 कैलोरी इंटू डेल्टा T। अब देखिएगा ध्यान से, ये कैलोरी इधर है, ये कैलोरी कट जाएगा ना, कॉमन लेकर के। मैथ्स ठीक ठाक होगा आपको, इतना तो मुझे पता है भाई। चलिए कोई बात नहीं, इसको फिर से और भी हम इजी करके लेके चलते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से मैथ्स तो यूज होगा। अब देखिए 100 कैलोरी और 80 कैलोरी, इसको इधर ले आते हैं 80 को, तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 20 कैलोरी होगा। और इधर कितना बचेगा, 1 कैलोरी डेल्टा T। अब देखिए, अब इसको काटम कुटिम कर सकते हैं, कैलोरी को कैलोरी इधर से कट गया सर, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं। तो यानी डेल्टा T का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो परिमाणित जो वाटर है, यानी कि जो रिजल्टिंग जो वाटर आपको मिला है, ठीक है ना, जो रिजल्टिंग वाटर मिला उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। बताइए कहीं पे भी कोई दुख दर्द आया इस न्यूमेरिकल को बनाया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफेस्ट न्यूमेरिकल दिया भाई। ये सब एलपी के जब CBT 2 जब हमने दिया था, 2019 की बात है ये मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं था, वहां थोड़ा सा और टिपिकल कर दिया गया था, -4 डिग्री सेल्सियस देकर के, क्योंकि हमें क्या करना पड़ा, फिर -4 को 0 पे लाना पड़ा, इस तरह से चीजों को बनाना पड़ा। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अगले सवाल पे बहुत खूबसूरत सवाल, कंसेप्चुअल सवाल, और ये तो बहुत आसान सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तोप सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है 8वां सवाल की, इफ 2 मैन, ठीक है, इफ 2 मैन इंटरेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी 2 व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं। यानी ये व्यक्ति भाई धरती सब चले गए चंद्रमा पे, ठीक है ना, उन्होंने घर द्वार खरीद लिया, अब वहां पे वो लोग वार्तालाप कर रहे हैं। तो वार्तालाप कर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है क्या,
कि क्या ये आउटकम मिलेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन के थ्रू आपसे पूछा गया, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन बोला गया है ऑन द मून, ठीक है, वी कैन हियर ईच अदर वॉइस मच लेटर देन ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर, पृथ्वी की तुलना पे चंद्रमा में एक दूसरे की आवाज बहुत बाद में सुन सकते हैं। यानी कि धरती पे जो आप और हम बात करते हैं, कंपैरेटिवली अगर हम और आप चंद्रमा में चले जाएंगे और जब वहां हम लोग बात करेंगे तो जो आवाज यानी कि जो साउंड है बाद में सुनेंगे, यानी लेट फ्लो करेगा, ऐसा बोला जा रहा है पहला ऑप्शन में। ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया है, ऑन द मून इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज ऑन अर्थ, यानी कि बोला गया है कि चंद्रमा पर उतना ही समय जितना समय पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी पर जो सर्कमस्टांस है हम और आप बात करते हैं सेम एज इट इज, वहां पर भी बात कर पाएंगे। ये दूसरा ऑप्शन बोल रहा। अब आइए तीसरे ऑप्शन में, कैन नॉट हियर ईच अदर्स वॉइस, यानी एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की आवाज हम लोग नहीं सुन सकते, ये ऑप्शन सी बोल रहा है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी, कैन हियर ईच अदर इको ओवर एंड ओवर, एक दूसरे की प्रतिध्वनि बार बार सुनते, प्रतिध्वनि समझ, हेलो 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 हेलो, ये हो गया प्रतिध्वनि, इको। तो इसमें से क्या आपको देखने को मिलेगा अगर आप दोनों, आप और आपके समझ रहे ना दोस्त, चंद्रमा पे चले जाते हैं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या आप ऐसा देखने को मिलेगा जब आप लोग बातचीत करेंगे। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, यहां पे बात किसकी, और ये समझिए कि क्या कहां से ये पूछा गया क्वेश्चन है, डेली लाइफ से क्वेश्चन है। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन कहां से बना है, आवाज, आवाज बोले तो साउंड, और साउंड बोले तो टारगेट डे नंबर 5, टारगेट डे नंबर 6, टारगेट डे नंबर 7। अब ये क्या बोल दिया सर, टारगेट डे 5, 6, 7, ये 5वां दिन का टारगेट साउंड चैप्टर खत्म करने मैंने दिया, 6ठा दिन भी और 7वें दिन भी, यानी 3 दिन में मैंने कहा साउंड खत्म करने के लिए। अब चलिए बात करेंगे साउंड से, ये क्वेश्चन है तो साउंड से ही यहाँ पे सवाल बनेगा। सबसे पहले साउंड से, अच्छा इसका पहले मैं जवाब दे देता हूं। देखिए चंद्रमा पे आप अगर चले जाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले ये समझिए कि चंद्रमा में क्या है, वायुमंडल है ना, है, बिल्कुल है, नहीं है भाई, वायुमंडल कहाँ है, वहां वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है वहां पे, वायुमंडल नहीं है ना, तो वहां पे कोई धूलकण होगा, ठीक है ना, वहां पे कोई धूलकण नहीं होगा, और अगर धूलकण नहीं है यानी यहां पर मीडियम नहीं होगा, मीडियम मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, यानी मीडियम नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है। अगर पार्टिकल्स नहीं है तो साउंड कैसे ट्रेवल करेगा, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। याद आ रहा है क्लास की बातें, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, वायुमंडल नहीं होने के कारण कोई पार्टिकल्स वहां पे नहीं होगा, और अगर पार्टिकल्स नहीं है तो एक पार्टिकल कैसे, साउंड क्या है भाई, कौन सा तरंग है बताइए, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके अलावा और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। साउंड एक आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का मारेगी, तीसरा को धक्का मारेगी, चौथा को, ऐसे ऐसे करके साउंड का ट्रांसफर होगा। लेकिन चंद्रमा में चले गए तो यहाँ तो वायुमंडल नहीं है, धूलकण नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। तो आप चंद्रमा पे जाके कुछ भी बोलिए, गाली दीजिए या प्यार मोहब्बत से प्यार से बातें करिए, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। कैन नॉट हियर ईच अदर वॉइस, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब साउंड से और क्वेश्चन पूछेगा कि ये कैसा वेव है, तो आप क्या बोलेंगे, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी अनुदैर्घ्य तरंग है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की आवश्यकताएं होती है, और यहाँ पर अगर वायुमंडल ही नहीं है यानी कि मीडियम नहीं है तो साउंड एक दूसरे को सुनाई ही नहीं पड़ेगा, एक दूसरे की आवाज ही नहीं सुन सकते, कैन नॉट हियर ईच अदर्स वॉइस। अब यहाँ पे साउंड के अलावा आपको ये भी याद रखना है, अच्छा साउंड, एक पॉइंट ये याद रखिए, कौन सा वेव है, तो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक वेव है। लाइट में पूछेगा ये कौन सा वेव है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। याद रखिए ये पहला क्लास, सॉरी टारगेट डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 4 दिन में मैंने वेव आपका खत्म करवाया था टारगेट दे करके, ठीक है ना। जो मेरे कैप्सूल सीरीज में टारगेट डे से जुड़े हुए उनको पता है, और देखिए क्वेश्चन कैसे निकल रहा है। अब आपको याद करिए कि लाइट कौन सा है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, आपको बोलना है अनुप्रस्थ तरंग है, समझ में आ गया ना। तो अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, चलिए पहले उसको एक जगह मैं समअप करता हूं, जो मैंने बोला है उसी को मैं समअप करूंगा, ठीक है। मैंने हालांकि सब कुछ बोल दिया हूं, लेकिन फिर से आपको रिकॉल करवाता हूं कि आखिर मैंने क्या बोला भाई। पहले इस क्वेश्चन का सही उत्तर कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ यहां मैंने कलर कर दिया तो आप कंफ्यूज होंगे इसका सही उत्तर क्या था। देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कैन नॉट हियर ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की आवाज आप लोग नहीं सुन सकते हैं चंद्रमा पे। क्यों नहीं सुन सकते हैं, अब आवाज कहने का मतलब क्या आ गया सर, हमने रिलेट किससे किया, साउंड से रिलेट किया। अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए।
पहली बात तो ये है, साउंड कैसा वेव है, तो साउंड आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है, और ये आपका एक मैकेनिकल वेव है। इसके बाद मैंने आपको बताया लाइट के बारे में कि लाइट कैसी वेव है, तो लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव है, ये है। और इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकताएं, समझ रहे हैं ना भाई, नहीं होती है। क्लियर है भाई। अब आइए एक चीज बात यहाँ पे करेंगे कि हाँ, अब वायु चंद्रमा पे क्यों नहीं आवाज सुनाई दिया, क्योंकि वहां पे मीडियम ही नहीं है, तो इसलिए भाई वहां पे पार्टिकल एक दूसरे से टकराएगी नहीं, तो साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। चलिए, क्लियर हो गया इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल। बीपीएससी अभी जो टीचर का जो एग्जामिनेशन हुआ ना बीपीएससी का, हमने कहा ना आपको हर एग्जाम का सवाल यहाँ मिलेगा। बीपीएससी टीचर में बहुत शानदार सवाल है भाई, बहुत शानदार सवाल, दिल खुश हो जाएगा। चलिए दिल खुश करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ करके। क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे कि द टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको इक्वेशन दिया गया है एसएचएम का, ठीक है ना, सिंपल यूनिफॉर्म मोशन का, y इक्वल्स टू 2 sin 10t, एक सरल आवृत्ति गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया जाता है आपको y इक्वल्स टू 2 sin 10t। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है ना, देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन में मिसिंग ऐसा लग रहा है, तो दिया गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हर्ट्ज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया, तो आपको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी हिंदी में से कहेंगे आवृत्ति, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन पकड़ना भी आपको सिखा देंगे, कहाँ गलत है कहाँ सही है। अब देखिए ये पाई, पहले तो समझिए, ये पाई देख करके कंफ्यूज नहीं हुआ, इसका मतलब समझ रहे होंगे, पाई 22/7 या 3.14, समझ में आ रहा ना भाई। चलिए ये पाई से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यानी आपको क्वेश्चन क्या बोला, चलिए यहाँ पढ़िए। आपको क्वेश्चन बोला गया है कि आपको सिंपल यूनिफॉर्म मोशन का एक इक्वेशन दिया गया है, y इक्वल्स टू 2 sin 10t, यही इक्वेशन दिया गया, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होता है, एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है सिंपल यूनिफॉर्म मोशन का, तो y इक्वल्स टू होता है a sin ओमेगा t, ठीक है, ये होता है। और आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति आपको फाइंड आउट करनी है भाई। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो ए है, ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, यानी कि हिंदी में से आयाम कहेंगे, और ये है आपका ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2n पाई, ठीक है ना, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2n पाई, और ये n क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, यानी यही n हमें निकालनी है। अब आप एक बात बताइएगा, ये a का वैल्यू आप 2 से रिलेट कर सकते हैं, यानी a का वैल्यू कितना, एम्पलीट्यूड कितना दे गया है 2 दे दिया गया है, यहाँ पे ओमेगा ये t हो गया, ये देखिए ये ओमेगा हो गया, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कलर ले लूं, ये आपका ओमेगा हो गया, तो ये आपका ओमेगा हो गया, ये t हो गया, यहाँ पे t है, यानी अगर मैं आपको बोलूं ओमेगा का वैल्यू कितना है 2n पाई है, ये कितना दिया हुआ आपको 10 दिया हुआ, कोई दिक्कत, 2 से अगर मैं इसको काटूं तो 2 5 10, n पाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, यानी कि मुझे n निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये देखिए फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है, n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f से भी करते हैं, और कई जगह आप ऐसे भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूंगा तो क्या लिखूंगा 5/पाई, ठीक है ना, यही लिखूंगा 5/पाई, ये 5 है ये पाई है, तो 5/पाई आ जाएगा, 5/पाई आ जाएगा, ये क्या आ गया आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, 5/पाई हर्ट्ज। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है 5/5 पाई, अब कितना है भाई 5/पाई आया, 5/पाई 5/पाई। तो देखिए भाई क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है 10 तो इसको काटिए 2 5 10, तो क्या आएगा 5/पाई आएगा ना, तो ऑप्शन सी। देखिए अभी ये क्या शानदार ऑप्शन दिया भाई, देखिए आप आंसर पहुंच करके भी आंसर नहीं बना पाइएगा इसका, आपने आंसर कितना लाया 5/पाई, और आपको दिया है ऑप्शन में 10/2 पाई, तो बात तो एक ही है ना, 2 से आप इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 5/पाई ही तो आएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहां आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, अब आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर टाइम पीरियड बताइए, ठीक है ना, यानी आवर्त काल बताइए, तो आवर्त क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि 1/5/पाई हो जाएगा, यानी कि इसका टाइम पीरियड पूछेगा तो क्या हो जाएगा पाई/5, समझ में आ गया ना भाई। चलिए तो देखिए चीजों को ऐसे पढ़िए, एक बार शिद्दत से पढ़िए, और मैंने कहा ना जो मेरे से साइंस पढ़ लिए हैं और इस 1000 MCQ में साथ बने रह गए, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा आप मुझे याद करिएगा, ये भाई मंजिल तक पहुंचाएगी आपको ये कंटेंट। चलिए अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल, इन सवाल को भाई रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ सम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोला गया है,
क्वेश्चन बोला गया है इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेट व्हेन सबमर्ज इन वाटर व्हाट विल हैपन टू इट्स वेट कंपेयर टू वेट इन एयर। ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये आज मैंने नहीं कल मैंने YouTube पे क्लास डाला है एक आर्किमिडीज का सिद्धांत और बायनेंसी फोर्स का कंसेप्ट, ठीक है ना। और मैंने उसमें ये भी बताया कि कब कोई पदार्थ डूबेगा, कब पदार्थ तैरेगा, और उसमें जब तैरेगा तो क्या सिचुएशन होगी, बायनेंसी फोर्स, ये सब चीज बताई। बस वहीं से ये सवाल आपका उठा। अच्छा, डेंस के बारे में बताया था कि जो भी आप फ्लूइड यूज करेंगे उसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा बायनेंसी फोर्स। वही क्वेश्चन है ये आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है समझिए, यदि किसी वस्तु को आपने पानी में, ठीक है ना, पानी में क्या किए हैं, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबे रहने पर तौला जाता है। यदि आपने क्या किया है, कोई एक वस्तु लिया, सबसे पहले पानी लेंगे भाई, ठीक है ना, ये आपने पानी से फिलअप कर दिया, ठीक है, आपने पानी से इसको क्या कर दिया, बीकर को फिलअप कर दिया। कोई एक वस्तु है, तो हमने एक वस्तु को ले लिया है, वस्तु है ये आपका गोलाकार एक वस्तु है। इस वस्तु को क्या किया है हमने, पानी में डूबे रहने पर इसको, अब इसको हम तौल लेंगे, ठीक है ना, इसको पानी में एक बार डुबा दे रहे हैं, ठीक है, इसको पानी में डुबा दिए इस प्रकार से, ठीक है, पानी में इसको डुबा दिए। अब पानी में डुबा देने के बाद क्या हुआ, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबे रहने पर तौला जाता है तो हवा में उसके भार की तुलना में उसके भार क्या होगा। यानी कि आपको ये बोला गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए कि ये आपके पास एक स्टोन है, एक पत्थर है, ठीक है, ये अभी आपके हाथ में है, यानी कि आपके आसपास क्या है, एयर है, ठीक है, और ये क्या है, आपका पानी है। तो आपने क्या देखा, जब एयर में आप खड़े, भाई आप अभी जहां बैठे हुए, सिंपल समझिए, अभी आप जहां बैठे हैं आपके चारों तरफ क्या है, एयर है। अब एक चीज बताइए, कल मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट दिया था फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड को कहने का मतलब है द्रव, द्रव कहने का मतलब क्या होता है, लिक्विड और गैस, यही मैंने बताया था। और मैंने ये बताया था कि जब भी फ्लूइड वर्ड यूज होगा, शब्द यूज होगा, इसका मतलब लिक्विड और गैस शब्द का मतलब है यहाँ पे। तो अगर कोई भी बोल दे कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाया है, इसका मतलब इमेज जाना चाहिए कि लिक्विड में डुबाया हो या फिर गैस, दोनों में से कोई आपको लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि फ्लूइड का मतलब केवल लिक्विड ही लोग समझते हैं। फ्लूइड क्या है, इसका मतलब लिक्विड और गैस दोनों है। और मैंने ये कहा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में रखते हैं तो उस पर दो फोर्स काम करेगा, एक डाउनवर्ड उसका वेट काम करेगा। वेट क्या होता है, पृथ्वी आपको या किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस फोर्स से खींचती है ना, वही फोर्स आपका होता है वेट। और जस्ट उसके ऊपर वो जो फ्लूइड है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं बायनेंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स या उत्प्लावन बल। ये मैंने आपको बताया, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़िए, आप आगे 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 बढ़ेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, बहुत तगड़ा सवाल है ये। तो आपको जो आप रूम में बैठे हुए हैं इस स्टोन को लेकर के, ठीक है ना, इस स्टोन को लेकर आप अपने रूम में बैठे हुए, तो आपने क्या देखा कि इस स्टोन का जो वेट है ये है 5 kg, ठीक है, कितना है, 5 kg है। लेकिन अब वही स्टोन को लेकर आपने इस पानी में डुबा दिया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पानी में डुबाने पर जब आप देख रहे हैं तो उसका वेट क्या हुआ है, बढ़ गया है या घट गया है या रिमेन एग्जैक्टली सेम है, यानी कि सेम 5 kg का 5 kg फील हो रहा है, या इंक्रीज और डिक्रीज दो सेम, यानी बढ़ भी रहा घट भी रहा, ऐसा कुछ फील हो रहा है, क्या हो रहा बताइए। तो हम अब आपको यहाँ पे क्या करना, लॉजिक लगाना। क्या लॉजिक लगाना कि ये क्या है, पानी है। पानी कहने का मतलब क्या है सर, ये फ्लूइड में डुबाने के साथ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें दो फोर्स काम करेगा, एक नीचे डाउनवर्ड mg काम करेगा और ऊपर क्या काम करेगा, बायनेंसी फोर्स काम करेगा। अब हमने आपको ये एग्जांपल दिया था कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप 10 न्यूटन से खींच रहे हैं इस साइड में और आप इधर से खींच रहे हैं 2 न्यूटन से। तो आइए बताइए इस ऑब्जेक्ट में एग्जैक्ट रिजल्टेंट कितना फोर्स काम कर रहा होगा, 8 न्यूटन का काम कर रहा है। यानी कि 10 न्यूटन आपने इधर खींचा तो ये 10 न्यूटन इधर मूव नहीं करेगा, 8 न्यूटन से मूव करेगा, क्योंकि इसका 2 न्यूटन न्यूट्रल हो जाएगा इस 2 न्यूटन से, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका जो वेट नीचे काम किया कितना, 5 kg का, तो 5 kg नीचे काम किया। लेकिन ये पानी क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर में एक फोर्स लगाएगा जिसको कहेंगे बायनेंसी फोर्स। तो मान के चलते हैं कि ये आपका 1 kg का फोर्स लग गया, ठीक है ना। तो अब इस ऑब्जेक्ट को जब आप हाथ में लेकर के पानी के अंदर डुबाए हुए हैं तो एग्जैक्ट कितना भार फील होगा, ये 5 में से आप 1 माइनस करेंगे, यानी कि 4 kg का आपको फील होगा पानी के अंदर। समझ में आ रहा ना कंसेप्ट, कल वाला पूरा क्लियर मैंने बताया आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो आपने को क्या पूछा है कि किसी वस्तु को पानी में डूबे रहने पर उसे तौला जाता है तो उसका भार हवा की तुलना में, देखिए उसका भार जो है, उसकी भार, तो हवा में उसके भार की तुलना में उसका भार क्या होगा आपसे पूछा गया, तो हवा की तुलना में क्या होगा भाई। तो मैंने अभी आपको दिखा दिया कि हवा में आपको कितना फील हो रहा, 5, ये स्टोन 5 kg लग रहा। और यही चीज जब मैंने पानी में देखा तो इसका वेट कितना हो रहा है, 4 kg। क्यों, क्योंकि अब ये फ्लूइड में जैसे ही आएगा तो इसमें 2 फोर्स काम करेगा, डाउनवर्ड में उसका वेट
और अपवर्ड यानी अप डायरेक्शन में बायंसी फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। तो अब ये एग्जैक्ट इसमें कितना फोर्स काम करेगा, तो नीचे 5 kg काम कर रहा था तो 5 kg और ऊपर लग रहा है 1 kg, तो 5 - 1 करेंगे तो एग्जैक्ट वो स्टोन कितना हमें लगेगा पानी के अंदर, 4 kg। इसीलिए तो भाई पानी के अंदर आप कोई भी चीज को ले जाकर जब उठाते तो वो हल्का प्रतीत होता है, इसी बायंसी फोर्स के कारण। इसी बायंसी फोर्स ने क्या किया, कुछ उसके वेट को क्या करता है, उसको कैंसिल आउट करता है। समझ में आ गया ना। तो ये आप इसका सही उत्तर क्या करेंगे, आप इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको कैसा कमी होगा, तो डिक्रीज कमी फील होगा। चलिए ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है स्पेशली अपने जेएसएससी स्टूडेंट्स को, और ये बहुत अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम का पूछा गया और ये सवाल आप सभी को करना चाहिए, ये दोनों सवाल। तो चलिए देखते हैं, आप में से कमेंट करके बताइएगा। इसको कल हम लोग करेंगे आगे का क्वेश्चन। सब आगे का क्वेश्चन लगातार देखिए आपको न्यूमेरिकल से लिया गया, एकदम शानदार शानदार है भाई, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन भी आपको। तो चलिए चीजें आज का यहाँ पे एंड करते हैं। आपको क्लास कैसा लग रहा है ये जरूर आप अपना कमेंट सेक्शन में चीजों को लिखिएगा, क्योंकि साइंस का डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। देखिए साइंस का डर खत्म है, एक बार आप मेरे से साइंस पढ़ लिए हैं या कहीं से भी पढ़े, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से पढ़िए, हाँ, लेकिन आप मेरे से पढ़िएगा या आप अगर पहला क्लास प्रैक्टिस का और दूसरा क्लास आपने प्रैक्टिस का देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास में मैंने कैसे पढ़ाया। एकदम बच्चे से लेके गया हूं, फुल्ली एनसीईआरटी का लिया हूं, सारे एग्जाम्पल बेस्ड चीजों को समझाया, मतलब कंसेप्ट दे पे काम किया। अब प्रैक्टिस का काम हम लोग यहां कर ले रहे हैं, हालांकि वहां भी कराया, यहां भी कर लेंगे, तो काफी मैंने कहा कि फिर सारा पूछा गया क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे एकदम, ठीक है। तो ये अभी फिजिक्स है, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी, सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में आपने जो भी चीजें जो फील किए हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर किसी को मेरे साथ जुड़ना है पेड क्लास में साइंस पढ़ने के लिए, या अभी कैप्सूल सीरीज का जो सीरीज चल रहा है सबसे बेस्ट है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और पार्ट 1 का भी लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।